प्रस्तुत है आधी रात को आज़ादी का भाग 4। जिस कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए मोहनदास को भेजा गया था वह सुलझ चुकी थी, लेकिन स्वयं मोहनदास दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक मामलों में जा उलझा था। वह वहाँ के भारतीय समाज का सबसे बड़ा प्रवक्ता था ही, वकील के रूप में भी उसने सफलता पाई थी। कालों के प्रति गोरों के दुर्व्यवहार के बावजूद अपने अंग्रेज शासकों के लिए मोहनदास के मन में वफादारी की भावना थी। बॉयर के युद्ध में मोहनदास ने एम्बुलेंस विभाग को बाकायदा अपनी सेवाएं अर्पित की। दक्षिण अफ्रीका में जब 10 वर्ष बीत चुके थे तब मोहनदास गांधी ने फिर एक ऐसी रेल यात्रा की जिसने उसकी जीवन शैली पर अमिट प्रभाव छोड़ा था। 1904 की शाम मोहनदास डरबन जाने के लिए जोहान्सबर्ग स्टेशन से रेलगाड़ी में चढ़ा। एक अंग्रेज दोस्त ने उसे जॉन रस्किन की लिखी पुस्तक अनटू दिस लास्ट दी ताकि उसे पढ़कर वह अपनी लंबी रेल यात्रा का समय व्यतीत कर सके। भविष्य में उसी पुस्तक में से नई जीवन दिशा पकड़कर मोहनदास अपनी मातृभूमि से अंग्रेजों की जड़ें काट देने वाला था। रेलगाड़ी सारी रात दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर दौड़ती रही और मोहनदास सारी रात रस्किन की उस पुस्तक को पढ़ता रहा। सुबह होते होते मोहनदास गांधी ने जीवन का एक क्लासिक निर्णय ले लिया। रस्किन के आदर्शों के अनुसार मोहनदास भी अपनी तमाम भौतिक चीज़ों का त्याग कर देगा। भौतिक संपत्ति मनुष्य के दुखों का मूल है। रस्किन का स्वर पुस्तक के पन्ने पन्ने पर मुखर था। भौतिक संपत्ति वास्तव में एक हथियार है जिसे अपने साथी मनुष्यों को दबाने के लिए उपयोग किया जाता है। दबाव से संघर्ष और संघर्ष से दुखों का उद्भव होता है। मोहनदास का गांधी का वह निर्णय अति उत्तम इसलिए भी था कि उन दिनों दौलत उसके चरण चूम रही थी। वकील के रूप में वह इतना सफल हो चुका था कि 5,000 पाउंड प्रति वर्ष कमा रहा था। दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों वह रकम बहुत बड़ी थी। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने सारी प्रेरणा रस्किन से ही पाई। पिछले 2 वर्षों से उसके मन में अजब संघर्ष मचा हुआ था। गीता ने उसे बता दिया कि आत्मा के जागरण की पहली शर्त है भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से पूर्ण छुटकारा। और गांधी ने इस दिशा में व्यक्तिगत स्तर पर प्रयोग शुरू भी कर दिए थे। बाल खुद काटना, कपड़े खुद धोना, शौचालय भी खुद साफ करना, अंतिम संतान के प्रसव में दाई का काम भी मोहनदास ने खुद किया। रस्किन के लिखे उन पृष्ठों ने गांधी के मन के रहे सहे संशय को दूर कर दिया। हफ्ते भर बाद ही डरबन से 14 मील दूर फिनिक्स के नज़दीक करीब 100 एकड़ के एक बगीचे में गांधी ने अपने परिवार को बसा दिया। मित्रों की एक टुकड़ी भी साथ आकर बसी। खुद झाड़ू लगाकर साफ की गई जमीन पर टूटी फूटी झोपड़ी, फूलों के पौधे, फलों के पेड़, झाड़ झंखाड़ में छिपे सर्प। मोहनदास ने एक ऐसा जीवन शुरू किया था जिसकी शैली मृत्यु पर्यंत बदलने वाली नहीं थी। उस जीवन शैली में केवल सांसारिक वस्तुओं और वासनाओं का त्याग ही नहीं था, उसमें केवल सरलतम ढंग से जिंदा रहने की बात ही नहीं थी, उसमें 2 और अद्भुत गुण थे। उस नए समाज में प्रत्येक परिश्रम का महत्व एक जैसा था। इसके अलावा प्रत्येक वस्तु को भी पूर्ण समानता के साथ बांटा गया था। कोई परिश्रम छोटा या बड़ा नहीं, कोई वस्तु छोटी या बड़ी नहीं, सब बराबर, सब कुछ सभी के लिए। केवल एक परित्याग, अंतिम और कठिनतम शेष रह गया था, वैवाहिक सुखों का त्याग। बरसों बरस से जिस त्याग की तैयारी मोहनदास ने की थी, वैवाहिक सुख में डूबे क्षणों के दौरान मोहनदास ने अपने पूज्य पिता को हमेशा के लिए खोया था। ब्रह्मचर्य की तैयारी तभी से प्रारंभ हो गई थी, किंतु मंजिल अब भी कितनी दूर थी। 1906 की गर्मियों के दिन झुकती शाम मोहनदास ने अपनी पत्नी कस्तूरबाई के सामने पहुंचकर गंभीरतापूर्वक बताया कि उसने ब्रह्मचर्य पालन की शपथ ले ली है।
13 साल की उमंग भरी उम्र में मोहनदास ने जिस यौन जीवन का प्रारंभ किया था, अब अंत जब ब्रह्मचर्य ने किया तो मोहन 37 साल से अधिक का नहीं था। लेकिन विश्व में प्रसिद्धि मोहनदास को इसलिए नहीं मिली कि उसने ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लिया। प्रसिद्धि के आधार स्तंभ कुछ और ही थे, अहिंसा और नागरिक सहयोग। उसका कहना था कि हिंसा अपनाने से, आँख के बदले आँख ले लेने से तो दुनिया को आखिर अंधा हो जाना पड़ेगा। किसी का सिर काटकर आप उन विचारों को नहीं बदल सकते जो उसके सिर में पैदा होते रहे। अगर किसी का हृदय परिवर्तन करना है तो इसका तरीका यह नहीं कि आप उस हृदय के आर पार गोली उतार दें। ईश्वर की शक्ति मनुष्य को मनुष्य से मिलाती है। मनुष्य की शक्ति मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है। प्रेम और अहिंसा ईश्वर की शक्तियाँ हैं। दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने मोहनदास गांधी को अपने इन सिद्धांतों की जांच करने का सुअवसर दिया। 1906 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया जिसके अनुसार 8 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय को सरकार के पास अपना पंजीयन कराना आवश्यक हो गया। सरकार सबकी उंगलियों के निशान अपने पास रखने वाली थी। सबको एक एक पहचान पत्र दिया जाता जिसे हमेशा साथ रखना अनिवार्य था। 11 सितंबर 1906 के दिन जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में क्रुद्ध भारतीयों की सभा हुई, जिसे मोहनदास गांधी ने संबोधित किया। उसने कहा कि इस कानून का पालन करने का अर्थ होगा हमारी जाति का सर्वनाश। हमारे सामने अब एक ही रास्ता खुला रह गया है, चाहे जान देनी पड़े, लेकिन इस कानून के सामने हम झुके नहीं। हमें ईश्वर की सौगंध है, यदि हमने इस काले कानून का विरोध न किया। लेकिन विरोध किस प्रकार? हिंसा से तो नहीं ही। विरोध का अहिंसक तरीका क्या होगा, यह उस समय शायद स्वयं गांधी जी के सामने भी स्पष्ट नहीं था। आखिर वह अपने तरह का पहला प्रयोग था। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीते वह अहिंसक उपाय अपने आप रूप पाता गया। गांधी जी ने जल्दी ही उस उपाय के लिए एक नाम सोच लिया, सत्याग्रह। सत्य का आग्रह, सत्य की शक्ति। गांधी जी ने पंजीयन पद्धति का पूरा बहिष्कार किया और करवाया। परिणाम चाहे जो हो, पंजीयन केंद्रों के सामने उन्होंने शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया। सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल यात्राओं के एक लंबे सिलसिले की वह एक शुभ शुरुआत थी। जेल में गांधी जी को अपने नवनिर्मित सिद्धांतों पर गहराई से विचार करने का अवसर मिला। उन्होंने हेनरी थोरो के दीर्घ निबंध ऑन सिविल डिसओबीडियंस का अध्ययन किया। थोरो मेक्सिको में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के विरुद्ध जमा हुआ था, क्योंकि वह सरकार गुलामी की प्रथा को गुप्त समर्थन दिए जा रही थी। थोरो ने स्पष्ट प्रतिपादित किया था कि अगर सरकार का रुख असहनीय हो चला हो तो उसके द्वारा पारित किसी भी अवैध कानून की पूर्ण उपेक्षा करने का अधिकार हर नागरिक के पास सुरक्षित है। थोरो के निबंध में अपने विचारों का प्रतिबिंब पाकर गांधी जी का उत्साह बढ़ गया। जेल से छूटने के समय उन्होंने अपने सिद्धांतों को नई नई जगह परखना शुरू किया। ट्रांसवाल ने घोषणा की थी कि हमारे क्षेत्र में भारतीय नहीं घुस सकते। 6 नवंबर 1913 के दिन 2037 पुरुषों और 57 बच्चों को साथ लेकर गांधी जी ने ट्रांसवाल की सीमा में प्रवेश किया। जैसा कि वे पहले से जानते थे, उन्हें सीधे जेल में पहुंचाया गया, जहां सबकी विभत्स पिटाई हुई। स्त्री, पुरुष, बच्चे सब शांतिपूर्वक पिटते रहे। उनकी सहनशीलता और धैर्य ने स्वयं गांधी जी को स्तब्ध कर दिया, जिन्होंने कि उनका नेतृत्व किया था। गांधी जी ने पहली बार पहचाना कि अहिंसक आंदोलन में भाग लेने के लिए जब कोई व्यक्ति घर से निकल पड़ता है तो उसका आत्मबल कितना बढ़ जाता है। ट्रांसवाल का वह अहिंसक आंदोलन छोटे पैमाने पर था, लेकिन
गांधी जी की आंखों के सामने भविष्य का एक अत्यंत रोमांचक दृश्य उभर रहा था। सैकड़ों नहीं, हजारों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों आंदोलनकारी चले आ रहे हैं। अहिंसा का व्रत धारण कर चुके लोगों का समुद्र। इस समुद्र में तो बड़ी से बड़ी आतंकवादी शक्ति भी डूब जाएगी। उमड़ती मानवता के सामने दानवता के पैर टिकेंगे नहीं। गांधी जी ने एक अनोखे अस्त्र को पहचान लिया था। गिरफ्तारियां, मारपीट, सजाएं, पक्षपात, लूट, गोलियों के बौछारें, लेकिन गांधी जी का अहिंसक आंदोलन दुर्बल होना तो दूर, दिनों दिन शक्तिशाली होता जा रहा था। 1914 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका का अपना आंदोलन जब समाप्त किया तो लगभग पूर्ण विजेता के रूप में उभर चुके थे और अब आखिर वह अपने देश को वापस जा सकते थे। जो कायर शर्मिला वकील डरबन की धरती पर बरसों पहले उतरा था, वह अब किसी और ही सांचे में ढलकर जुलाई 1914 में भारत की तरफ रवाना हो रहा था। अफ्रीका की ऊष्मा विहीन धरती पर मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने 3 गुरु प्राप्त किए, रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय का निबंध ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे ही भीतर है, गांधी जी ने रस्किन के निबंध के साथ पढ़ा था। उन्हें टॉल्स्टॉय की यह बात बड़ी पसंद आई कि जो उपदेश हम दूसरों को देते हैं उन्हें सबसे पहले स्वयं अपने पर लागू करें। शिक्षा, भोजन, अहिंसा, औद्योगिकरण आदि पर गांधी जी और टॉल्स्टॉय के विचारों में अद्भुत साम्य था। उन दोनों के बीच संक्षिप्त पत्र व्यवहार भी हुआ। जीवन में स्वयं के प्रयोगों पर और इन 3 गुरुओं की प्रेरणा से गांधी जी ने 2 हथियार प्राप्त कर लिए थे, अहिंसा और नागरिक असहयोग। 2 ऐसे हथियार जिनसे वह विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी झुका देने वाले थे। जीवन में स्वयं के प्रयोगों और इन 3 गुरुओं की प्रेरणा से गांधी जी ने 2 हथियार प्राप्त कर लिए, अहिंसा और नागरिक असहयोग। 2 ऐसे हथियार जिनसे वह विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी झुका देने वाले थे। 9 जनवरी 1915 के दिन उनका नन्हा सा आकार जब बम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया के नीचे से गुजरा तो एक विशाल जनसमूह उनका स्वागत करने को बेताब था। वह अपनी एक पांडुलिपि साथ ले आए थे जिसका शीर्षक था हिंद स्वराज। शीर्षक से ही आभास मिल जाता था कि अफ्रीका में तो उन्होंने अहिंसक आंदोलनों का मात्र प्रशिक्षण ही पाया था। उन सिद्धांतों की शक्ति जहां सचमुच उपयोग की जानी थी, वह भूमि केवल भारत की हो सकती थी जहां वह आ पहुँचे थे। औद्योगिक नगर अहमदाबाद के निकट साबरमती के तट पर गांधी जी ने एक आश्रम बनाया, वैसा ही जैसा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। हमेशा की तरह सबसे पहले उन्होंने गरीबों की समस्याओं पर ध्यान दिया। बिहार के किसानों का शोषण वहाँ के भूमिपति बड़े पैमाने पर कर रहे थे। बम्बई में सूखे के बावजूद वहाँ के किसानों को करों में कोई राहत नहीं दी गई थी। गांधी जी ने इन दोनों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अहिंसक जन आंदोलन संचालित किए। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों ने उनके आश्रम को आर्थिक संबल दिया था, लेकिन उन्हीं कपड़ा मिलों द्वारा मजदूरों का शोषण किए जाने की बात जब गांधी जी के सामने आई तो उन्होंने उनके भी खिलाफ जन आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी का नाम देश के कोने कोने में पहुंच गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उनकी सादगी, स्नेहशीलता, सरलता, कर्मठता, साधुता, मानवता, अहिंसा आदि अगणित गुणों से इतने प्रभावित हुए कि गांधी जी को उन्होंने ही पहली बार महात्मा की उपाधि दी। एक ऐसा शब्द जो गांधी जी का पीछा जीवन भर छोड़ने वाला नहीं था। अधिकांश भारतीय नेताओं की तरह गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध तक अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी दिखाई। उन्हें आशा थी कि इसके पुरस्कार में भारत को आज़ाद करने के प्रश्न पर अंग्रेज सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हुआ ठीक उल्टा। 1919 में अंग्रेज़ों के रॉलेट एक्ट पास कर दिया। अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट पास किया। इस कानून का एक ही उद्देश्य था, भारतीय आज़ादी के आंदोलन का सफाया। गांधी जी ने कई हफ्तों के सोच विचार के बाद
अंग्रेज़ों के इस कदम का विरोध करने की एक ऐसी पद्धति खोज निकाली जो बेहद सरल थी, इतनी सरल कि डरावनी महसूस हो। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध अपनी खामोशी से करेंगे, एक खास तरह की खामोशी, छुरे तेज जैसी, लेकिन स्वर विहीन। गांधी जी ने एक ऐसा जन आंदोलन छेड़ा जिसकी रूपरेखा किसी अन्य नेता की कल्पना में भी नहीं आ पाई थी। गांधी जी ने सारे भारत को ज्यों का त्यों रोक दिया, बर्फ की तरह जमा दिया। शोक प्रदर्शन की उस मुद्रा का नाम था हड़ताल। उन्होंने 7 अप्रैल 1919 को हड़ताल दिवस के रूप में चुना। अंग्रेज सरकार को उन्होंने यह पहली खुली चुनौती दी थी, सब बंद कर दो, दुकानें, सड़कें, मकान, पाठशालाएं, दफ्तर, होटल, सब कुछ थाम दो और सब खामोश हो जाओ। भारत को दबाने वालों को सुनने दो। इस खामोशी की आवाज़ क्या है? इस सन्नाटे का अर्थ क्या है? दुर्भाग्यवश अकुलाई हुई भीड़ सब जगह खामोश न रह सकी। जगह जगह विद्रोह फूट पड़े। सन्नाटा सबसे ज़्यादा स्वयं अंग्रेज़ों ने तोड़ा। 13 अप्रैल के दिन अमृतसर के लोगों ने एक शांतिपूर्ण लेकिन गैरकानूनी सभा का आयोजन किया, जलियांवाला बाग में। बाग के अहाते में जाने का केवल एक रास्ता था, 2 इमारतों के बीच की एक सकरी गली। इसी सकरी गली से ब्रिगेडियर R.E. डायर 50 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। वह अमृतसर का मार्शल लॉ कमांडर था। बाग के दरवाजे के दोनों तरफ उसने सिपाही खड़े किए और बिना कोई चेतावनी दिए सभा के लोगों पर गोली चलवा दी। पूरे 10 मिनटों तक निहत्थे भारतीय गोलियों से भूने जाते रहे। उनके चीत्कारों और रहम की दुहाइयों पर कोई ध्यान न देते हुए डायर के सैनिक गोली दागते रहे। स्वचालित मशीन गनों ने 10 मिनट में 1650 गोलियां चलाईं, जिनसे 1516 लोग या तो मर गए या घायल हुए। वाह, मैंने कितना जोरदार काम किया, इस पुलक के साथ ब्रिगेडियर डायर लौट गया। डायर के इस जोरदार काम ने अंग्रेज़ों और भारतीयों के राजनैतिक संबंधों को एक ऐसा निर्णायक मोड़ दिया कि वैसा प्रभावशाली मोड़ 63 वर्ष पहले के गदर से भी पैदा नहीं हो सका था। जहाँ तक महात्मा गांधी का प्रश्न था, इस घटना ने अंग्रेज़ों के प्रति जो थोड़ा बहुत विश्वास उनके मन में बच रहा था, उसे भी नष्ट कर दिया। नागरिक असहयोग और अहिंसा के अपने आंदोलनों को दिनों दिन उग्र करते जाने की उन्होंने शपथ ले ली। निहत्थी शांत जनता पर इतनी क्रूरता से गोलियां चलाने के लिए अंग्रेज शासकों ने ब्रिगेडियर डायर को फौज से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर तो कर दिया, लेकिन पेंशन एवं अन्य सुविधाएं ज्यों के त्यों रखी गईं। शासकीय स्तर पर चाहे जो हुआ, लेकिन भारत में बसे अधिकांश गोरों की सहानुभूति डायर के साथ थी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला डायर की प्रशंसा की। न केवल इतना, बल्कि समय से पहले रिटायर हो जाने की मजबूरी के कारण डायर को जो आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा, उसकी कसर पूरी करने के लिए देश भर के गोरों ने चंदा किया और 26,000 पाउंड की रकम, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, खड़ी करके डायर को दी। एक संस्थान ऐसा था जो भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतीक बनने लगा था और जिसे अपने प्रभाव के नीचे लाने का फैसला गांधी जी ने कर लिया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, एक अंग्रेज जनसेवक ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। कांग्रेस के लिए जब उसने तत्कालीन वायसरॉय का आशीर्वाद प्राप्त किया, तब यदि उसे पता होता कि यही कांग्रेस पार्टी कभी गांधी जी के ताबे में होगी और स्वयं अंग्रेज़ों की जड़ें इस देश से काटेगी, तो वह अवश्य थर्रा जाता। कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने दरअसल इसलिए की थी कि भारत में क्रमशः जो पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हो रहा है, वह तोड़फोड़ के रास्तों पर गुमराह न हो जाए, बल्कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वह अपने विचारों को व्यक्त करे और देश के अंग्रेज शासकों के साथ संपर्क बनाने का एक गौरवपूर्ण साधन पा सके। भारतीय राजनीति के फलक पर जब गांधी जी का उदय हुआ, तो कांग्रेस का स्वरूप लगभग वही था जैसा कि ह्यूम ने चाहा और सोचा था।
गांधी जी ने हिसाब लगाया कि कांग्रेस की युवा शक्ति को यदि किसी तरह आज़ादी आंदोलन के साथ जोड़ा जा सके तो रातों रात आंदोलन कहीं से कहीं पहुंच जाए। 1920 में कलकत्ता में गांधी जी ने कांग्रेस के सामने एक ऐसा कार्यक्रम रखा जिसे कांग्रेस की युवा शक्ति का न केवल पूरा समर्थन प्राप्त हुआ बल्कि संपूर्ण देश के नवयुवकों के सामने अहिंसा का महत्व भी उजागर हो गया। जो नवयुवक गर्म खून के कारण शीघ्र हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, उन्हीं की शक्ति को अहिंसा के अजूबे द्वारा नियंत्रित करना असंभव सा यह चमत्कार केवल महात्मा गांधी के आकर्षण से ही संभव हो सकता था। उस क्षण से गांधी जी हमेशा कांग्रेस के सर्व प्रमुख नेता और पथ प्रदर्शक बने रहे। कांग्रेस का कोई पद उनके पास होता चाहे न होता, सीधी सरल किंतु असीम शक्ति से युक्त योजनाएं बनाने में गांधी जी पक्के कल्पना शक्ति के धनी थे। निहायत अनगढ़ अनपढ़ आदमी भी उनकी हर योजना को कम से कम शब्दों में अधिकतम समझ सकता था। उनका अनुयायी बनने के लिए व्यक्ति को कोई खास प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों को मात्र एक काम करना था कि वे कोई काम न करें। हड़ताल नामक गांधी जी का हथियार कितना हसीन और सरल था, मात्र एक शब्द की योजना, एक शब्द का जादू। ऐसा ही एक और शब्द गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रचारित किया, असहयोग। जो कुछ भी अंग्रेजी है, ब्रिटिश है, उसके साथ पूरे भारत का, हर भारतीय का असहयोग। भारतीय विद्यार्थी अंग्रेजी स्कूलों से अलग होने लगे। वकीलों ने अंग्रेज न्यायाधीशों के सामने बहस करने से मना कर दिया। जनता ने अंग्रेजों की नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी। सिपाहियों ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए पदक लौटा दिए। गांधी जी को बॉयर युद्ध में एम्बुलेंस ब्रिगेड के तहत शानदार काम करने के लिए अंग्रेजों ने जो पदक दिए थे, जिन्हें उन्होंने वायसरॉय के सामने जाकर वापस कर दिया। भारतीय कपास को मिट्टी के मोल खरीदकर अंग्रेज इंग्लैंड पहुंचाते, उसी कपास को कपड़े का रूप देकर वे भारत लाते और सोने के मोल बेचते। आर्थिक शोषण की यह एक अति उत्तम मिसाल थी। गांधी जी ने इस शोषण का मुकाबला करने का एक अति उत्तम तरीका ढूंढा। उन्होंने कहा, चरखे को प्यार करो। घर घर में चरखे की स्थापना के लिए आगामी चौथाई शताब्दी तक महात्मा गांधी तीव्र संघर्ष करने वाले थे। स्वयं अपने उदाहरण द्वारा जनता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने नियम बनाया कि वह रोज साथियों समेत आधा घंटा चरखा कातेंगे। स्वावलंबन के इस उद्यम को उन्होंने प्रार्थना और ध्यान के साथ जोड़ दिया। चरखे की प्रत्येक क्लिक के साथ वह कहते, राम। क्लिक क्लिक क्लिक, राम राम राम। सितंबर 1921 में गांधी जी ने खादी की केवल एक धोती और शाल को अपनी दैनिक पोशाक के रूप में स्वीकार किया। इससे खादी की प्रतिष्ठा पूरे देश में आसमान पर पहुंच गई। खादी का अर्थ ही हो गया आज़ादी का आंदोलन। छोटे बड़े, अमीर गरीब सब खादी पहनकर भाई भाई हो गए। जहाँ भी अवसर मिलता वह जनता से ललकार कर कहते, पहनो स्वदेशी, फेंको विदेशी। अभी फेंको, इसी समय फेंको, हम उसे जलाएंगे। लोग इतने विह्वल हो जाते कि वहीं खड़े खड़े अपने बदन के सारे विदेशी कपड़े उतार फेंकते। गांधी जी के सामने विदेशी कपड़ों का आनन फानन में ढेर लग जाता। कईयों की दशा ऐसी हो जाती कि यदि शरीर पर सारे विदेशी कपड़े विदेशी हैं, जूते और मोजे भी विदेशी हैं, तो सभी कुछ उतार कर खड़े हो गए कि जैसे अभी अभी पैदा हुए हों। गांधी जी मुस्कराते उसे ढेर में आग लगा देते। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों पर इसकी कोई प्रतिक्रिया न हुई। गांधी जी को गिरफ्तार करने से वे इसलिए हिचक रहे थे कि इससे कहीं उन्हें बेवजह प्रसिद्धि न मिल जाए, किंतु उनके अनुयायियों पर अंग्रेजों ने पूरी बेरहमी से वार किए। 1 फरवरी 1922 के दिन गांधी जी ने वायसरॉय को पूर्व सूचित कर दिया कि मैं अपने आंदोलन को और भी तीव्र करने जा रहा हूं। आंदोलन को कुचलने की तैयारी अंग्रेजों की ओर से भी उतनी ही बड़े पैमाने पर हुई। हजारों भारतीयों को जेल में ठूंस दिया गया।
बंबई के गवर्नर ने बौखलाकर कहा, दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा और ऐसा मौलिक प्रयोग पहली बार हुआ, और इस आंदोलन के सफल हो जाने में कसर ही क्या रह गई थी। कसर केवल इतनी थी कि स्वयं गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि कांग्रेस का एक एक व्यक्ति आंदोलन चलाए जाने के पक्ष में था। असहकार का कोमल आंदोलन नागरिक अवज्ञा का पैनापन प्राप्त कर चुका था, लेकिन दिल्ली के उत्तर पूर्व के एक गांव में अचानक हिंसा फूट पड़ी। गांधी जी ने कहा, मेरे असहयोग आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। मैं आंदोलन वापस लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों ने अभी अहिंसा का अर्थ पूरी तरह समझा है। अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी की गिरफ्तारी अब की जा सकती है। अदालत ने उन पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्हें 6 वर्ष की सजा देकर पूना के पास यरवदा जेल में रखा गया। जेल में उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता गया। आखिर सजा पूरी होने से पहले ही अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ दिया। अब गांधी जी 3 वर्ष तक सारे देश की यात्रा करते रहे, ताकि जनता को समझा सकें कि अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है। लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज लेकर रहने के लिए कांग्रेस को कटिबद्ध किया। अंग्रेजों और गांधी जी के बीच अब नया संघर्ष होने से बचाया नहीं जा सकता था। गांधी जी अनेक दिनों तक सोचते और उस अंदरूनी आवाज़ का इंतज़ार करते, जो उन्हें हमेशा बता दिया करती कि सही मोर्चा क्या है। अंदरूनी आवाज़ ने उन्हें आखिर एक ऐसा तरीका बताया जो उनके अपूर्व कल्पना शक्तिमान दिमाग की सबसे सरल और सबसे तीखी सूझ मानी जाती है। वह इतनी नाटकीय और रोमांचक थी कि उसने गांधी जी को एक रात में सारी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। मज़ा यह कि वह सूझ एक ऐसी चीज़ पर आधारित थी जिसे अपने ब्रह्मचर्य के तहत गांधी जी बरसों पहले हमेशा के लिए छोड़ चुके थे, लेकिन जो भारतीय आदमी की दैनिक आवश्यकता है, 3 जून की नमक। सरकार ने नमक के उत्पादन और बिक्री को पूर्णतः अपने अधिकार में ले रखा था। बिक्री पर उसने एक मामूली सा कर भी जारी किया था। कर चाहे कितना ही मामूली क्यों न हो, उससे जनता को भावनात्मक चोट पहुंचाई थी। गांधी जी ने कहा, समुद्र हमारा है, नमक भी हमारा। अपनी चीज़ हम खुद तैयार न कर सकें, बेच न सकें, खरीदें भी तो कर अदा करके यह कानून मैं नहीं मानूंगा। मैं खुद नमक तैयार करूंगा, सरकार जो चाहे करे। 12 मार्च 1931 की सुबह 6:30 बजे गांधी जी 79 अनुयायियों को साथ लेकर अपने आश्रम से चले और 241 मील दूर स्थित समुद्र की ओर बढ़ने लगे। हजारों श्रद्धालु उनके दर्शनार्थ पूरे रास्ते पर खड़े थे। हरी पत्तियां और घास बिछाकर उन्होंने रास्ते की कठोरता कम करने का प्रयास किया था। सारी दुनिया के अखबारों ने इस अद्भुत आदमी के विचित्र जुलूस के समाचार एकत्र करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे। गांधी जी का पैदल जुलूस जिस गांव से गुजरता, गांव का एक एक बंदा झुककर, लेटकर, जमीन चूमकर उनका स्वागत करता। गांधी जी ने जानबूझकर एक ऐसा चक्करदार रास्ता चुना था जिससे उनका जुलूस अधिक से अधिक गांवों और बस्तियों पर अपने प्रभाव की किरणें छोड़ता हुआ समुद्र की ओर बढ़े। अखबार नवीसों के लिए गांधी जी की धीमी गति अत्यंत रोमांचक थी। उसी धीमी गति के कारण गोरे शासकों की तीव्रतर बौखलाहट हो रही थी। 5 अप्रैल की शाम 6 बजे गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी नामक एक गांव में पहुंचे, जो समुद्र के ऐन किनारे स्थित है। रात भर भजन कीर्तन चला। सुबह सूर्योदय से पहले सबने समुद्र में स्नान किया। फिर गांधी जी हजारों दर्शकों की गवाही में बढ़ने लगे, समुद्री किनारे के उस हिस्से की तरफ जिधर नमक तैयार होता था। झुककर उन्होंने नमक की मुट्ठी भर ली।
घूमकर उन्होंने सब दर्शकों को वह मुट्ठी दिखाई। गंभीरता के साथ हाथ उठाकर उन्होंने मुट्ठी खोल दी। नमक के सफ़ेद रवे बिखर गए। भारतीय आज़ादी का नया संबल नमक। अब सभी दर्शक दौड़ दौड़कर नमक के पास पहुंचने और मुट्ठियां भरने लगे। पुलिस टूट पड़ी। हफ्ता बीता न था कि पूरे भारत में उबाल आ गया। गांधी जी के अनुयायी जगह जगह नमक बनाने, एकत्र करने और बांटने लगे। कोने कोने पर, नुक्कड़ नुक्कड़ पर इश्तिहार लगे, नमक कैसे तैयार किया जाए। अंग्रेजों ने इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानियों को हिरासत में लिया जिसकी भारतीय इतिहास में पहले कोई मिसाल नहीं थी। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर फिर से यरवदा जेल के हवाले कर दिया गया। लंदन, 18 फरवरी 1947। भारत को चर्चिल ने हमेशा इतनी तीव्र भावुकता से प्यार किया कि वैसी भावुकता में व्यक्ति का विवेक प्रायः सो जाता है। पहली बार चर्चिल जब भारत आया था तो पूरी एक रेजिमेंट उसके हाथों के नीचे थी। भारत के धूलिए मैदानों में उसने पोलो खेला। सुअर और शेर के शिकार का शौक उसने भारत में ही पूरा किया। उसने खैबर दर्रा पार किया। उत्तर पश्चिम सीमांत पर पठानों से लोहा लिया। आज भी जब भारत को छोड़े हुए 41 साल गुजर चुके थे, चर्चिल हर महीने 2 पाउंड की रकम उस भारतीय के नाम भेज रहा था जिसने वहाँ 2 वर्षों तक चर्चिल के बैरे की हैसियत से अपनी सेवाएं दी थीं। इसी से जाहिर है कि भारत चर्चिल की कितनी बड़ी कमजोरी था। भारत को चर्चिल ने 2 तरह से प्यार किया। अव्वल तो चर्चिल की जवानी के उल्लासपूर्ण संस्मरण भारत के साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा यह दृश्य ही उसे बेहद पसंद था कि इतने बड़े देश को अंग्रेज उतनी दृढ़ता के साथ संचालित किए जा रहे हैं। चर्चिल का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत में अंग्रेज़ों का राज्य है तब तक दुनिया में इंग्लैंड की साख पर कोई आंच नहीं आ सकती। विक्टोरिया के ज़माने का यह पूर्वाग्रह चर्चिल के मन में भी जड़ें जमाए बैठा था कि भारत के देहाती लोग, जिन्हें कानून वानून का कोई होश नहीं, देशी राजाओं के हाथ के नीचे उतने सुखी और समझदार हो ही नहीं सकते जितने अंग्रेज़ों के हाथ के नीचे। स्वयं भारतीयों को इस बात का पता है, इसीलिए वे अपने अंग्रेज शासकों के आभारी हैं और उन्हें तहे दिल से प्यार करते हैं। जो नेता आज़ादी की लड़ाई के बहाने जनता को उकसा रहे हैं वे तंग दिल, अनपढ़ और स्वार्थी हैं। जनता की अंग्रेज भक्ति का उन्हें गुमान ही नहीं। भारत में अंग्रेज सदा सदा के लिए बने रहें, इसी में भारतीयों की सुरक्षा है। इस प्रकार विश्व का जो भी प्रसिद्ध नेता अपनी समझदारी और दूरदर्शिता के कारण सभी जगह इज्जतदार बना हुआ था, उसी विंस्टन चर्चिल की आंखें भारत का सवाल सामने आते ही खट से बंद हो जाती थीं। 1910 से ही चर्चिल ने ऐसी हर संभव कोशिश की थी जिससे आज़ादी की डगर पर आगे बढ़ने की भारतीय गतिविधि को धक्का पहुँचे। गांधी जी और उनके अनुयायियों को वह हमेशा फालतू लोग समझता रहा। मुश्किल यह थी कि 1945 के चुनावों में चर्चिल और उसकी कंजर्वेटिव पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल को अब वहां बैठना पड़ रहा था जहां कभी उसके विरोधी बैठा करते थे। इसके बावजूद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अभी भी चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी का पूर्ण बहुमत था। फलस्वरूप चर्चिल के पास वह शक्ति थी कि अगर वह उसका प्रयोग करने की ठान लेता तो भारत की आज़ादी को कम से कम 2 साल परे ठेल सकता था। उस दिन हाउस ऑफ कॉमन्स का कोई व्यक्ति उतना दुखी नहीं था जितना विंस्टन चर्चिल। उसे मालूम था कि उसके उत्तराधिकारी के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट का पद जिस समाजवादी नेता ने हासिल कर लिया है, वह आज एक ऐसा प्रस्ताव सदन के सामने रखने जा रहा है जिस पर विचार करने से ही चर्चिल ने हमेशा इनकार किया।
ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन का प्रारंभ। भारत से अंग्रेजों की विदाई। प्रधानमंत्री की हैसियत से जब क्लेमेंट एटली बोलने के लिए उठा तो चर्चिल ने अपने मुंह का स्वाद बिगड़ता महसूस किया। इटली के हाथ में प्रस्ताव की जो संक्षिप्त रूपरेखा थी वह अधिकांशतः उस एडमिरल द्वारा तैयार की गई थी जिसे भारत के अंतिम वायसरॉय की हैसियत से शीघ्र ही नई दिल्ली रवाना किया जाना था, ताकि वहां वह अंग्रेज़ों की विदाई का कोई ऐसा तरीका ढूंढे जो न्यूनतम पीड़ाजनक हो। प्रस्ताव में जो बातें थीं उनकी स्वीकृति के लिए लुई माउंटबेटन ने पूरे 6 हफ्तों तक इटली के साथ बहस जारी रखी थी। अब वह प्रस्ताव आखिर सदन के सामने रखा जाने वाला था। चर्चिल ने गहरी सांस ली। इटली ने वह ऐतिहासिक घोषणा जब पढ़कर सुनाई तो सदन के ठंडे वातावरण में और भी ज़्यादा ठंडक आ गई। महामना सम्राट की सरकार यह स्पष्ट करने को प्रस्तुत है कि भारत का प्रशासन वहीं के किन्हीं योग्य हाथों में सौंप देने का निश्चित निर्णय सरकार ने लिया है और वह उन सभी आवश्यक कदमों को उठाना चाहती है जिनसे जून 1948 तक शक्तियों का स्थानांतरण अवश्य हो जाए। सन्नाटा खिंच गया। मुश्किल से 14 महीने बच रहे थे, फिर सदियों पुराने संबंध टूटेंगे और सोने की चिड़िया आज़ाद हो जाएगी। अंग्रेजों के जीवन में जो पूरा एक युग था वह एकाएक आखिरी सांसें गिनेगा और फिर विरोधियों की बेंच पर से चर्चिल का भारी शरीर उठा और सामने आने लगा। साम्राज्य को हर सूरत में टिकाए रखना चाहिए। अपने इस विचार के पक्ष में जो कुछ भी अधिकतम प्रभावशाली ढंग से कहा जा सकता था उसने कहा। सदन में व्याप्त ठंडक के अलावा चर्चिल अपनी भावुकता और आक्रोश के कारण जरा जरा कांपने लगा था। उसने कहा कि आज़ादी देने का समय निश्चित करके प्रधानमंत्री एटली ने दरअसल मोहनदास गांधी की ही एक ऐसी सलाह मान ली है जो सिर्फ गांधी जैसा सठियाया हुआ आदमी ही दे सकता है। भारत को भगवान भरोसे छोड़ दो। उस वक्त भी चर्चिल को गुमान नहीं था कि चढ़ते सूरज के खिलाफ जाने में कोई तुक नहीं हुआ करती। आखिर जब सदन की राय ली गई तो जून 1948 तक भारत को अवश्य आज़ाद कर देने का यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया। प्रायश्चित की प्रगति। ख गांधी जी ने अपनी नन्ही सी टुकड़ी के साथ नोआखाली क्षेत्र में ज्यों-ज्यों अंदर घुसते गए त्यों-त्यों रास्तों की दुर्गमता बढ़ती गई। पहले गांव में उन्हें जो सफलता मिली थी उसने आगामी गांव के मुखियाओं को चौंका दिया था। मुखियाओं ने गांव के लोगों को गांधी जी के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। गांधी जी बांस के जिस पुल पर से गुजरने वाले थे उसके आधार को किसी ने काट डाला। सौभाग्यवश इस तोड़फोड़ का पता पहले चल गया, अन्यथा गांधी जी अपनी टुकड़ी समेत 10 फीट नीचे जा गिरते जहां तेज पानी बह रहा था। अगले दिन उनका रास्ता बांस के जंगल के बीच से था। हर दूसरे तीसरे बांस पर धमकियों के इश्तिहार लगे हुए थे। आगे न बढ़ना, कहना नहीं कि हमने चेतावनी नहीं दी, पाकिस्तान को स्वीकार करो, जाओ वरना मरोगे। इन धमकियों ने गांधी जी को रंच मात्र भी न हिलाया। शारीरिक नुकसान पहुंचने का खतरा अहिंसक व्यक्ति को महसूस होता ही नहीं। बिना किसी भय अथवा विरोध के बड़े से बड़े शारीरिक कष्ट को झेलने की तैयारी गांधी जी इसे अपनी अहिंसा का पहला सूत्र मानते थे। पुलिस के हाथों पिटाई का पहला अनुभव उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिया था। उस दिन से वह जान गए थे अहिंसक व्यक्ति कितना शक्तिशाली और हिंसक कितना कमज़ोर होता है। मगर उन धमकियों ने गांधी जी को एक गंभीर उदासी से अवश्य घेर लिया था। दृढ़ता के साथ वह और उनके साथी अगले गांव की ओर बढ़े जा रहे थे। चिकना रास्ता ओस के कारण और भी फिसलनपूर्ण हो गया था। वह नन्हा जुलूस अचानक रुक गया।
जिस रास्ते से गांधी जी नंगे पांव गुजरने वाले थे उस पर न जाने किसने जगह जगह विष्ठा फैला दी थी। शांति और गंभीरता से गांधी जी ने एक नारियल वृक्ष से पत्ता तोड़ा, वह आगे आए, झुके, उस पत्ते से उन्होंने सबकी नज़रों के सामने वह किया जो किसी भी उच्च वर्ण हिंदू को सर्वाधिक घृणास्पद लगता है। उस 77 वर्षीय बुढ़ऊ ने अपने प्रायश्चित के एक हिस्से के रूप में सारे रास्ते की विष्ठा साफ की ताकि आगे बढ़ा जा सके। आगे बढ़ने के लिए रास्ते की विष्ठा साफ करने से भी न हिचकने वाले उस बूढ़े नेता का जो जिद्दी अंग्रेज दुश्मन था, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स का उस्ताद बहसबाज माना जाता था। विंस्टन चर्चिल ने राजनीति के अपने लंबे कैरियर के दौरान ऐसी अनेक अविस्मरणीय बातें कही थीं जिन्हें अगर लिपिबद्ध किया जाता तो मोटा ग्रंथ तैयार हो जाता, लेकिन उन अनेक बातों में से कुछ एक अवश्य ऐसी थीं जिन्हें राजनैतिक अमरत्व पाने के लिए लिपिबद्ध होने की जरूरत नहीं थी। ऐसी ही एक बात थी महात्मा गांधी का वर्णन जो चर्चिल के मुंह से 16 साल पहले निकला था, वह अधनंगा फकीर। यह खीजपूर्ण नखशिख वर्णन 17 फरवरी 1931 के दिन मानवता को उपहार स्वरूप मिला। इस दिन महात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की। नमक की मात्र एक मुट्ठी भरकर और अपनी लाठी के सहारे पैदल यात्राएं करके महात्मा गांधी ने जो जन आंदोलन चलाया था उसकी प्रतिध्वनि दुनिया भर में सुनाई दी थी। वायसरॉय को मजबूर होकर गांधी जी को जेल से छोड़ देना पड़ा था। न केवल इतना बल्कि वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने उन्हें स्वयं के साथ वार्ता के लिए भी सहर्ष आमंत्रण दिया था। केवल एक सफ़ेद धोती, शॉल और लाठी लिए हुए गांधी जी ने नई दिल्ली में 17 फरवरी 1931 के दिन वायसरॉय के बंगले की लाल सीढ़ियां चढ़ीं। 3 सप्ताह में वायसरॉय ने महात्मा गांधी के साथ 8 बैठकें की। फलस्वरूप जो संयुक्त वक्तव्य सामने आया उसकी संरचना ऐसी थी गोया बराबरी की 2 महान शक्तियों के बीच आपसी हितों की रक्षा के लिए संधि की गई हो। यह वक्तव्य गांधी इरविन करार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समझौते के अनुसार लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के तमाम अनुयायियों को जेल से रिहा कर दिया, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा पाए अनुयायी भी मुक्ति पा गए। दूसरी तरफ गांधी जी ने भी स्वीकार कर लिया कि वह अपना जन आंदोलन वापस में ले लेंगे और भारत के भविष्य को लेकर शासकों से सीधी वार्ता करने के लिए लंदन की गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। 6 महीने बाद वह अधनंगा फकीर जब दंदनाता हुआ बकिंगम पैलेस पहुंचा ताकि महामना सम्राट के साथ खाए पिए और बहस करे तो स्तब्ध अंग्रेजों को अपनी आंखों पर यकीन न हो सका। वही सिर्फ एक धोती, शॉल और खड़ाऊं। बाद में जब किसी ने गांधी जी से पूछा कि क्या सम्राट के सामने ऐसी पोशाक में जाना उचित था, तो वह हंसकर बोले, सम्राट ने इतना पहन रखा था कि वही हम दोनों की पोशाक के बराबर हो गया। गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो सका। भारत को आज़ादी देने की मानसिक तैयारी लंदन में अभी नहीं थी। भारत लौटने पर गांधी जी का स्वागत भारी जनसमूह ने किया। वह बोले, मुझे दुख है, मैं खाली हाथ वापस आया हूँ। भारत को नागरिक अवज्ञा का आंदोलन पुनः शुरू करना ही होगा। इसे मुश्किल से हफ्ता बीता होगा कि जो व्यक्ति लंदन में महामना सम्राट के साथ बराबरी के स्तर पर बातें कर रहा था, वह एक बार फिर सम्राट का मेहमान बना, यरवदा जेल के कैदी के रूप में। अगले 3 वर्षों तक भारत में गांधी जी बार बार जेल जाते और मुक्त होते रहे। उधर लंदन में चर्चिल की गर्जनाएं लगातार गूंजती रहीं, गांधी और उसके विचारों को हमेशा के लिए कुचल डालो। चर्चिल के ऐसे दुराग्रह के बावजूद भारत के प्रति इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों के रुख में परिवर्तन आ रहा था। उन्होंने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारतीय प्रदेशों को स्थानीय स्तर पर थोड़ी आज़ादी दे दी। गांधी जी आखिर जब जेल यात्राओं से मुक्त हुए तो उन्होंने 2 ऐसे कार्यक्रम हाथ में लिए जो उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण लगते थे।
छुआछूत की समस्या एवं गांवों का उद्धार। 3 वर्षों तक वह इन्हीं में जुटे रहे। द्वितीय विश्व युद्ध ज्यों ज्यों नज़दीक आया त्यों त्यों उनका विश्वास अपनी अहिंसा पर और भी अडिग होता गया। भारत के प्रति चर्चिल का रुख अब भी ज्यों का त्यों था। मार्च 1942 में जापान की शाही फौज भारत के इतने नज़दीक आ गई कि उसका आक्रमण कभी भी शुरू हो सकता था। यह आक्रमण दरअसल भारत पर नहीं, भारत में डटे अंग्रेज़ों पर था। अंग्रेज़ों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वे जानते थे कि भारत में यदि स्वयं भारतीयों का सहयोग न मिला तो जापानियों के सामने टिकना असंभव हो जाएगा। चर्चिल ने पहली बार नर्म रुख अपनाया। कांग्रेस के नेताओं से उसने सक्रिय सहयोग मांगा और वचन दिया कि जापानियों को हराने के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और उस समय मुस्लिम लीग की मांग को भी स्वीकार कर लिया जाएगा कि मुसलमानों को उनका स्वतंत्र देश भारत भूमि में से ही काटकर अलग मिल जाना चाहिए। गांधी जी ने चर्चिल का यह प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि जिस योजना में भारत के विभाजन को पहले ही शामिल किया गया है उसे स्वीकार करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसके अलावा भारत जैसे अहिंसक देश से यह आशा क्यों की जा रही है कि वह युद्ध में यानी हिंसा में अंग्रेज़ों का साथ देगा। गांधी जी ने शब्दों का मात्र 2 ही शब्दों का मंत्र देश में फूंका, भारत छोड़ो। देश के कोने कोने से नारे उठने लगे, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। गांधी जी ने साफ कहा कि अगर इस देश से अंग्रेज चले गए तो जापानियों को यहाँ आक्रमण करने की ज़रूरत ही क्या होगी। जापानियों की दुश्मनी अंग्रेज़ों से है, न कि भारतवासियों से। लेकिन अंग्रेज भी आमादा हो गए कि भारत छोड़ो आंदोलन को सफल न होने देंगे। अद्भुत तेजी के साथ उन्होंने गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। ऐसे कदम के विरोध में जनता जब आंदोलन करने लगी तो उसे भी पूरी दृढ़ता से दबा दिया। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम लीग को मिला। वह यूँ कि आंदोलन के पुरस्कार स्वरूप कांग्रेस का तो हर प्रमुख नेता जेल में झोंक दिया गया, जबकि मुस्लिम लीग के नेता न केवल स्वतंत्र रहे बल्कि अंग्रेज़ों के युद्ध प्रयास में सक्रिय सहयोग का वचन देकर उन्होंने उनकी सहानुभूति जीत ली, ताकि मुसलमानों को अलग पाकिस्तान देने का जो इरादा अंग्रेज पहले ही दिखा रहे थे वह और पक्का हो जाए। गांधी जी की वह जेल यात्रा अंतिम साबित होने वाली थी। उसके समापन पर उन्होंने अपनी कुल जेल यात्राओं के 2338 दिन पूरे किए। दक्षिण अफ्रीका में 249 और भारत में 2089। इस बार गांधी जी को आगा खान के महल में गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्होंने 5 महीनों तक सज़ा भुगतने के बाद ऐलान किया कि वह 21 दिनों का उपवास करेंगे। उपवास का कारण क्या है, गांधी जी ने विशेष स्पष्ट न किया, किंतु अंग्रेज़ों का मानस इस बार बिल्कुल भी झुकने का नहीं था। चर्चिल ने वायसरॉय को सूचित कर दिया कि यदि बुढ़ऊ का विचार भूखे रहकर आत्महत्या करने का है तो इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने की छूट उसे अवश्य और सहर्ष दी जानी चाहिए। उपवास अभी आधे ही हुए थे कि गांधी जी ने डूबना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने चुपके चुपके उनकी मृत्यु के स्वागत की तैयारी की। 2 ब्राह्मण महल में पहले ही बिठा दिए गए ताकि अग्निदाह के समय व्यर्थ की हड़बड़ी न हो। रात के अंधकार में छिपाकर चंदन की लकड़ी महल में जमा करा ली गई ताकि सुगंधित चिता का आनन फानन में निर्माण हो सके। गांधी जी की मृत्यु के लिए सब तैयार थे। फिर स्वयं गांधी जी, जो तब तक 74 वसंत देख चुके थे, उपवास जब शुरू हुए तभी उनका वजन 110 पाउंड से कम था। इसके बावजूद 21 दिनों का उपवास झेलने की शक्ति उनके मन में थी और तन में भी आ गई। उपवास ने उनके मन को शक्ति और शुद्धता से भर दिया, किंतु उसी मन को एकदम तोड़ देने वाली एक घटना शीघ्र ही घटने वाली थी। 22 फरवरी 1944 के दिन गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई का निधन हो गया। गांधी जी का मन ऐसा टूटा कि उनकी सेहत दिनों दिन गिरती चली गई। आशा नहीं थी कि वह ज़्यादा दिनों तक टिक सकेंगे। अनिच्छा के बावजूद चर्चिल ने आखिर
सहमति दर्शाई कि बुढ़ऊ की मौत ब्रिटिश कैद में हो, इससे बेहतर है कि उसे खुला छोड़ दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश कैद तो दूर, ब्रिटिश राज्य में ही मरना बुढ़ऊ को मंजूर नहीं था। एक धनी अनुयायी ने बंबई के निकट उनके उपचार का समुचित प्रबंध किया। वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। नॉर्थ ओल्ट हवाई अड्डा, 20 मार्च 1947। नॉर्थ ओल्ट हवाई अड्डे की उड़ान पट्टी पर सुबह की कच्ची धूप में माउंटबेटन का प्रिय हवाई जहाज यॉर्क MW102 तैयार खड़ा था। माउंटबेटन का सारा सामान, कुल 66 नग, उसमें चढ़ाया जा चुका था। नए वायसराय की पत्नी ने विशेष चिंतित हुए बिना जूतों के पुराने डिब्बे जैसा दिखाई पड़ता एक नग हवाई जहाज के किसी रैक पर रख दिया था। उड़ान शुरू होने से पहले सहसा जांच की गई कि वह खास नग कहीं पीछे तो नहीं छूटा जा रहा है। वायसराय की पत्नी को एकाएक याद न आया कि जूतों के पुराने डिब्बे जैसा वह नग उसने कहाँ रख दिया है। नग की खोज में हवाई जहाज के भीतर हंगामा सा मच गया। गनीमत रही कि रैक पर रखे उस डिब्बे पर शीघ्र ही किसी की नज़र पड़ गई। उसमें दरअसल वह हीरो जड़ा मुकुट था जिसे लेडी माउंटबेटन उस वक्त पहनने वाली थी जब भारत में उसके पति को वायसराय की शपथ दिलाई जाएगी। एक तरफ वे सारे तमाम दस्तावेज पड़े थे जो आगामी अत्यंत दुष्कर महीनों में वायसराय का मार्ग निर्देशन करने वाले थे। जो दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण था वह मात्र 2 पृष्ठों पर फैला हुआ था और उस पर क्लेमेंट एटली के हस्ताक्षर थे। लुई माउंटबेटन ने अपना भारत अभियान किन किन शर्तों पर स्वीकार किया है उसका तेज तर्रार वर्णन उसमें किया गया था। आज तक किसी वायसराय को इतनी शक्तियां नहीं दी गई थीं जितनी इस अंतिम वायसराय को। इसके बावजूद यह वायसराय अपने हवाई जहाज के नज़दीक टहलता हुआ बुदबुदा रहा था, यानी हम भारत जा रहे हैं, मैं जाना नहीं चाहता, वहाँ कोई मुझे बुलाना नहीं चाहता, शायद हमें जल्दी ही लौटना पड़े, तब कहीं हमारी पीठें गोलियों से छलनी हो न चुकी हों। यॉर्क MW102 की पूरी जांच जब हो गई तो माउंटबेटन ने उसमें प्रवेश किया। युद्ध के दिनों के 2 खास दोस्त व्यक्तिगत कर्मचारियों में उसके साथ भारत जा रहे थे। यॉर्क में प्रवेश से पहले ही माउंटबेटन की बुदबुदाहट उन दोनों ने सुनी थी। जवाब किसी के पास नहीं था। माउंटबेटन उस महान अभियान की पूर्णाहुति के लिए चल पड़ा था जिसका प्रारंभ लगभग 350 वर्ष पहले कैप्टन हॉकिंस नामक एक अंग्रेज ने उस वक्त किया था जब उसके जहाज हेक्टर ने भारत पहुंचकर सूरत के बंदर में गाह में लंगर डाला था। मरते साम्राज्य की मारक समस्याएं, प्रायश्चित की प्रगति। दुनिया की कोई ताकत बुढ़ऊ को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती थी। अपनी असीम आध्यात्मिक शक्ति के साथ नंगे और दुखते पांवों के जोर पर गांधी जी एक गांव से दूसरे गांव पहुंचते जा रहे थे। दुख दर्द के घावों पर प्रेम का मरहम लगाते हुए घाव धीरे धीरे भरने लगे। गांधी जी की दुर्बल व ओजस्वी काया के दूर से दिखाई देते ही लोगों का क्रोध शांत पड़ने लगता। कुछ अनिश्चय व अनिच्छा से नोआखाली के दलदली क्षेत्रों में शांति की छाया आखिर फैलने शुरू हुई।